नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इट्स मी विकास मंडल। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एशिया महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एशिया महाद्वीप से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो कि यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेन और पेपर को ले लें ताकि जब मैं आपको डिटेल्स में आंसर बताऊं तो महत्वपूर्ण बातों को आप लिख लें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे आपको जेपीएससी, यूपीएससी परीक्षाओं के क्वेश्चन पैटर्न भी पता चल जाएगा। इससे आपका एक फ़ायदा और भी है कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की पढ़ाई भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अजरबैजान की राजधानी क्या है तथा इसकी मुद्रा क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अजरबैजान की राजधानी बाकू है तथा इसकी मुद्रा क्या है, मनत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे आपको भारत का मानचित्र दिख रहा है। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 करके कुछ क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लें। और आज का पहला प्रश्न क्या है कि आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसमें से आपको पहचानना है कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो पहला जो पॉइंट है वो नीलगिरी, पटकोई, सतपुड़ा, अरावली। ऑप्शन बी नीलगिरी, पटकोई, अरावली, सतपुड़ा। ऑप्शन सी पटकोई, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। और ऑप्शन डी सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी और पटकोई। दोस्तों, यहाँ पे जो नीलगिरी पहले लिखा है ऑप्शन ए में, तो समझिए कि ये 1 नंबर पॉइंट है। 2 में आपको जो दिखाई दे रहा है मानचित्र में वो समझिए कि पटकोई है। 3 में जो है आपको वो सतपुड़ा और 4 में अरावली। इसी तरह आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको पहचानना है कि 1, 2, 3, 4 जो है वो कौन कौन से क्षेत्र है और उनका सही क्रम क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों, इसका सही जवाब है नीलगिरी, पटकोई, सतपुड़ा और अरावली। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के 1999 में यूपीएससी के प्री में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन जो आपके पास जो पॉइंट 1 था, तो पॉइंट 1 जो है वो आपका क्या है, नीलगिरी। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट 1 जो है वो आपका ये जो क्षेत्र है ये आपका नीलगिरी क्षेत्र है। अभी हमने आंसर में देखा कि ये जो क्षेत्र क्या है, 1 नंबर जो है क्या है, वो नीलगिरी जो साउथ इंडियन क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन 2 जो है आपके पास जो दूसरा पॉइंट जो है वो आपका क्या है, वो आपका पटकोई क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पटकोई है। जो 3 नंबर पॉइंट है ये सतपुड़ा क्षेत्र है। और ये 4 नंबर जो पॉइंट है ये आपका क्या है, अरावली क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि 1 नंबर पॉइंट में डोडो बेटा 2637 मीटर। दोस्तों, बता दूं कि नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे जो साउथ इंडियन में पड़ती है, वहाँ पे तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे पड़ती है। तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, डोडो बेटा। और उसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर, यानी कि 2637 मीटर। दूसरा नंबर पॉइंट में आते हैं पटकोई क्षेत्र। पटकोई जो है वो म्यांमार और इंडिया के बीच बॉर्डर का काम करता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3826 मीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारामती है और इसकी जो ऊंचाई है 3826 मीटर है। ऑप्शन 3 में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरा नंबर पॉइंट जो है वहाँ पे क्या है, आपका सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, वो क्या है आपका धूपगढ़। यहाँ पे देख सकते हैं धूपगढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। और चौथा नंबर क्या है दोस्तों, अरावली। अरावली पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। और ये जो है माउंट आबू में आता है। और इसकी जो है ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दोस्तों, अगर आप पेन और पेपर रखे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहाड़ियों की जो है ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है और उसकी ऊंचाई जनरल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे दोस्तों, इसका डिटेल से देख लेंगे इसमें क्या क्या मतलब पॉइंट आते हैं। नीलगिरी पहाड़ी जो है आपका एक तरह का ब्लॉक पर्वत है, जिसको भ्रंश पर्वत भी बोल सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपका कहाँ पे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में भी आता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ बताया था दोस्तों साउथ इंडियन क्षेत्र में आता है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में नीलगिरी पहाड़ी पड़ती है। इसमें जो है प्रमुख
फिल्मों में आप देखते होंगे कि दोस्तों कि ऊटी वगैरह जो क्षेत्र है, ऊटी में बहुत सारी शूटिंग वगैरह होती थी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऊटी जो है, ऊटी जो शहर है वो कहाँ पे है, नीलगिरी के पहाड़ी पे ही बसा हुआ है। और कुन्नूर हो गए, मधुमलाई होगी, इसी पर्वत में सब पाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत के बारे में जान लेते हैं कि यह एक तरह का अवशिष्ट पर्वत है। दोस्तों पर्वतों के प्रकार में ये किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों, ये अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अरावली पर्वत के अगल बगल कौन सी जनजाति निवास करती है, तो वो क्या है, भील जनजाति निवास करती है। अब हम लोग इस क्षेत्र के प्रमुख जो दर्रे हैं उसके बारे में जान लेंगे। इसमें से आपका क्या है, देसोरी नाल, केवड़ा की नाल। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि जितनी भी नाल दर्रा में अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि अरावली पर्वत या फिर राजस्थान में किस तरह के मतलब दर्रे पाई जाती हैं, तो अगर आपको ऑप्शन में नाल दिखे तो आप आंख बंद करके उसमें आंसर टिक कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए देसोरी नाल हो गई, केवड़ा की नाल हो गई, हाथी दर्रा, सीपुर घाट और सोमेश्वर नाल। यानी यहाँ पे आपको 5 में से 3 जो दर्रे हैं उसमें आपका क्या नाल जुड़ा हुआ है। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसका जो है दर्रे में नाल जुड़ा हुआ है। आइए दोस्तों हम लोग सतपुड़ा के बारे में जानते हैं। सतपुड़ा जो है वो एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है और मुख्यतः ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टानों से ये निर्मित है। सतपुड़ा रेंज जो है वह मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है वहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो प्रायद्वीप है वो इस प्रकार का है। तो ये हो गया आपका सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में जो नर्मदा नदी है वो यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर ये बहती है। और सोन नदी जो है वो आपका दक्षिण से उत्तर, यानी कि आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर ये उत्तर प्रदेश झारखंड के गढ़वा जिले को छूते हुए ये बिहार के पटना में जाके गंगा नदी से वो मिल जाती है। कौन, सोन नदी मिल जाती है। और नर्मदा नदी जो है वो आपके पूरब से आपका पश्चिम की ओर बहते हुए ये खंबात की खाड़ी जो यहाँ पे है, वो आपका जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पे खंबात की जो खाड़ी है वहाँ पे जाके वो मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं पटकाई भूमि जो है भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा यानी कि म्यांमार, अभी बर्मा का नाम क्या हो गया, म्यांमार, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, न्योब्दो। बर्मा की राजधानी यानी कि म्यांमार की राजधानी क्या है, न्योब्दो। तो पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित पहाड़ी श्रृंखला का नाम है। पटकाई जो है वो मैप में आप देख चुके हैं दोस्तों कि 2 नंबर जो था वो आपका प्रायद्वीप पठार का जो ये वाला बांग्लादेश और मिजोरम वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे आपका क्या है, पटकाई वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं आपका, जैसे नागा हो गया, फिर चीन हो गया, फिर आपका हो गया लुसाई पहाड़ियाँ भी होगी, वो आपका यहीं पे है। आप दोस्तों यहाँ पे मैप में जब आप देखेंगे कि नागालैंड जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया ऊपर में, उसके बाद नागालैंड हो गया, फिर उसके नीचे में आपको मणिपुर मिलेगा, और उसके नीचे में आपको मिजोरम मिलेगा, और उसके जस्ट बगल में आपको त्रिपुरा मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है आपका मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जो है वहाँ पर पटकाई भूमि पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे पटकाई भूमि जो है खासी गारो जयंतिया, जो कि खासी गारो जयंतिया जो है दोस्तों ये आपका मेघालय में पाई जाती है। मेघालय जो है, मेघालय राज्य जो है वहाँ पे खासी गारो और जयंतिया की श्रृंखलाएं पाई जाती है, और लुसाई पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, और सारी पहाड़ियाँ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पटकाई जो है, पटकाई भूमि जो है वो आपका मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जो है और म्यांमार के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। और गारो खासी जो जयंतिया जो है ये आपका मेघालय राज्य में फैला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्वत जो है वो कहाँ पे, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में विस्तृत है। और पंगासो दर्रा, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा दर्रा, पंगासो दर्रा जो है वो आपका पटकाई पहाड़ों का सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। दोस्तों भारत को किससे, म्यांमार यानी कि बर्मा से जोड़ने वाली लेडो रोड जिसका नाम क्या है, स्टीलवेल मार्ग, इसी दर्रे से निकलते। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, खैबर दर्रा पाकिस्तान के किस श्रेणी में पाए
जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास किर्थर श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, हिंदू कुश श्रेणी और सेंट्रल मकराना श्रेणी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है हिंदू कुश श्रेणी। अब हम लोग खैबर दर्रा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो मुख्य रूप से 3 दर्रें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो वो 3 दर्रे कौन कौन से हैं? खैबर दर्रे पहला हो गया, दूसरा हो गया गोमल दर्रा और तीसरा हो गया बोलन दर्रा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? वो K2 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि K2 जो काराकोरम रेंज में पाई जाती है, जो हिमालय का जो काराकोरम रेंज जो है वहाँ पे K2 पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। तो K2 जो है वो पाकिस्तान की सबसे ऊँची तथा विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है। पहला तो आप लोग को पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और K2 की ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर है। तो चलिए K2 के बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा विवादित जगह भी है और करंट अफेयर्स में मतलब रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आते ही रहता है, तो ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम लोग K2 के बारे में जानेंगे कि K2 जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र, जो चीन द्वारा नियंत्रित सिनजियांग प्रदेश में सीमा का काराकोरम पर्वतमाला के बोल्तारो मुजांग पर उप श्रृंखला में स्थित है। और इसकी जो है दोस्तों ऊंचाई अभी बता चुके हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। और अगर फुट में बात की जाए तो ये 28,251 फीट है। अब हम लोग मैप में देखते हैं दोस्तों कि ये आपका K2 पड़ता कहाँ पे। तो K2 आपका ये देखिए दोस्तों, ये काराकोरम रेंज जो है यहाँ पे इस जगह पे आपको K2 आपको मिलेगा। और दोस्तों इसको हम लोग जूम करके देख सकते हैं, मैप को थोड़ा जूम करते हैं, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये दोस्तों ये K2 है। देखिए यहाँ पे 8611 है। और ये जो हिमालय का जो काराकोरम जो रेंज है ये हो गया आपका गिलगित बाल्टिस्तान जो है। ये जो रेंज है ये पूरा आपको दिख रहा है, ये गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत है। और अभी आपका क्या बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में बना हुआ है। तो दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा। और हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपना नया मैप जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये पाक अधिकृत कश्मीर हो गया और आपका जाके बाल्टिस्तान हो गया, फिर गिलगित हो गया, इस क्षेत्र को अपने मैप में दर्शाया है। और जो क्षेत्र डिक्लेयर नहीं हुआ है, मतलब जो चीन द्वारा ऑक्यूपाइड क्षेत्र है इंडिया का लद्दाख में, उसको वो क्या क्या अनसर्टेनिटी उसको डिफाइन किया है कि उसका सीमा को वो निर्धारित नहीं किया, उसको खुला छोड़ दिया है। आप यहाँ पे मैप में जूम करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आप यहाँ पे देखिए फ्रंटियर अनडिफाइंड क्षेत्र जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान ने जारी किया है कि ये क्षेत्र जो है वो पता नहीं है वो क्या है नहीं है, जो कि आपका चीन द्वारा अधिकृत किया गया है। अब हम लोग दोस्तों आते हैं उस बात पे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है वो चर्चा का विषय है। तो उसका क्या मतलब, क्यों चर्चा है, किस किस क्षेत्र को लेकर चर्चा में है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सरक्रिक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है। दोस्तों अभी बताया कि अपना वो मानचित्र अभी मतलब साझा किया है दुनिया में कि कौन कौन सा क्षेत्र उसके देश में शामिल है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो लद्दाख में पाकिस्तान पहले भी दावा ठोकता रहा है। खास बात यह है कि इस बार उसने गुजरात के जूनागढ़ और सरक्रिक, दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जम्मू कश्मीर पे तो वो तो दावा ठोक ही रहा है, ऊपर से गुजरात का जो है जूनागढ़ और सरक्रिक को भी अपने हिस्से में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के नए मैप में जहां भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा ठोका है, वहीं जिन हिस्सों को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है और उन्हें क्या किया, अनडिफाइंड फ्रंटियर। दोस्तों अभी मैप में आपको दिखा चुका हूं कि किस क्षेत्र को अनडिफाइंड फ्रंटियर घोषित किया गया है। जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को लोग क्या किया, अनडिफाइंड फ्रंटियर घोषित किया है पाकिस्तान। अब इसका जो मेन विवाद जो है, मुख्य विवाद क्या है, तो मुख्य विवाद जो है कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा का अस्पष्ट व्याख्या। तो कच्छ आपका कहाँ पे पड़ता है दोस्त, गुजरात में पड़ता है, और सिंध आपका हो गया ये पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग जो है, जहाँ पे कोस्टल एरिया है, पूर्वी कोस्टल एरिया, वहाँ पे आपका सिंध पड़ता है। तो दोनों के बीच में जो समुद्री सीमा है सरक्रिक के पास, तो वहाँ पे वो बहुत ही मुख्य मतलब क्या है, विवाद का कारण है। अब हम लोग यह कच्छ के रन में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जल की
96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। इसी 96 किलोमीटर को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है कि पाकिस्तान बोलता है कि ये क्षेत्र जो है, ये जो सीमा जो है वो मेरे बॉर्डर में आता है। दोस्तों यहाँ पे हम मैप में आपको दिखा देते हैं कि सर्किट का एरिया आपका कहाँ पे पड़ता है। ये जो आपको यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, ये जो देख रहे हैं, ये सर्किट का जो सीमा है जहाँ पे 96 किलोमीटर आपको बताया गया है कि जो विवादास्पद है। और जूनागढ़, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया जो है ये आपका पड़ता है जूनागढ़। यहाँ पर भी पाकिस्तान बोल रहा है कि ये जो है वो हमारा पाकिस्तान में स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और पहलू देखेंगे कि पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित बम्बई सरकार संकल्प यानी बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के अनुसार अनुच्छेद 9 और 10 के अनुसार पूरे क्रिक क्षेत्र यानी पूरे सर्किट क्षेत्र पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का अधिकार है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये तो पाकिस्तान के साथ जो नया मैप जारी किया है उसमें जो विवादास्पद जगह जो है उन्होंने अपना मैप में दिखा दिया है। नेपाल ने भी यहाँ पे हाल ही फिलहाल में क्या किया है कि नेपाल के साथ भी हमारा जो रिश्ता जो है वो आपका कुछ खास ठीक नहीं रहा है हाल ही के दिनों में। तो उन्होंने भी जो काला पानी क्षेत्र जो है वो क्षेत्र को क्या किया है, अपने नक्शे में दिखाया है, और जो कि वो इंडिया में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नेपाल ने किस क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए अपने मानचित्र को प्रकाशित किया था। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? काला पानी क्षेत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिए कि नेपाल ने किस क्षेत्र को लेके अपना मानचित्र में प्रकाशित किया था, तो काला पानी क्षेत्र। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत और अफगानिस्तान का एक दूसरे का साथ कितने किलोमीटर सीमा रेखा साझा करती है? तो आपके पास ऑप्शन है 106 किलोमीटर, 205 किलोमीटर, 156 किलोमीटर और 308 किलोमीटर। तो दोस्तों बता दें कि इसका सही आंसर है 106 किलोमीटर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हिरोशिमा शहर जापान द्वीप समूह के किस द्वीप में स्थित है? दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जापान जो है वो एक द्वीप समूह है। तो उसमें जो है आपके 4 द्वीप आते हैं, मतलब कि बड़े बड़े जो द्वीप हैं, वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो द्वीप हैं वो 4 ही द्वीप हैं। उसमें से आपका ऑप्शन है, एक पहला ऑप्शन है क्यूशू, दूसरा शिकोकू, तीसरा होन्शू और चौथा होकाइडो। तो दोस्तों हम बता दें हिरोशिमा और नागासाकी जो 2 ऐसे जगह पे थे जो 1945 में वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, जो अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना कि हिरोशिमा जो है वो आपका किस द्वीप में आता है, जापान द्वीप समूह के किस द्वीप में आता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है होन्शू। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हिरोशिमा जो है वो होन्शू में आता है। अब मैप में आपको यहाँ पे बताते हैं कि दोस्तों ये देखिए जापान का जो आपके पास यहाँ पे मैप नज़र आ रहा है, तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये क्योसू है, ये क्योसू, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शिकोकू, और ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है, ये जो आपको बड़ा वाला क्षेत्र दिख रहा है ये जो है आपका होन्शू हो गया, और ऊपर में जो है इसके उत्तर में जो है वो होकाइडो। तो दोस्तों टोक्यो, एक दोस्तों ध्यान भी रखिए कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, और टोक्यो जो है वो किस द्वीप में आता है? वो भी होन्शू द्वीप में ही आता है। ये देखिए यहाँ पे टोक्यो है, टोक्यो, क्योटो, ये सब जो प्रमुख शहर हैं, जो जापान के प्रमुख शहर हैं, जो आपका जापान द्वीप समूह का होन्शू द्वीप में आता है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हिरोशिमा की बात तो हो गई, साथ में आपको नागासाकी के बारे में भी बता दें कि नागासाकी जो है वो जापान के क्योसू द्वीप में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है नागासाकी है, और ये कहाँ पे आता है? आपका क्योसू द्वीप में आता है। दोस्तों आगे के प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टीम यानी कि हमारे टीम जो है स्टडी फॉर गोल्स के टीम के द्वारा आपको 100% फ्री JSSC CGL झारखंड सचिवालय के PT फुल लेंथ और मिनी टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन संडे, यानी कि आपको प्रत्येक संडे को आपको जो सचिवालय का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको आपका PT और का फुल लेंथ और मिनी जो टेस्ट है, जो कि मिनी टेस्ट यानी कि आपका 1 घंटा का, और फुल टेस्ट यानी कि आपका जो है वो 2 घंटे का जो है टेस्ट, वो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप हमारे व्हाट्सअप जो ग्रुप है आप उससे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8986772733 पे एक मैसेज कीजिएगा। और मैसेज में क्या कीजिएगा दोस्तों कि आप अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं वो आप लिख के भेज दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और फिर उस ग्रुप में ही आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो टेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों।
दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ किताबी नॉलेज पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है कि क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो उसी को प्रैक्टिस करने के लिए, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए क्या लाया गया है, हमारे टीम स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा आपको हर संडे को ऑफलाइन ऑनलाइन क्या जो है आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या है कि आप अपने क्षमताओं को आंक सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी है और आने वाले समय में आपको और कितने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से बने रहिए और आपको जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको और सारे 6 क्वेश्चन आप बताऊँगा, जिसमें आपका यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन में, और उसका डिटेल से एनालाइज हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास पापुआ न्यू गिनी, सुमात्रा, ग्रीनलैंड, बोर्नियो। आपका सही जवाब क्या है? बोर्नियो। तो आपको पापुआ न्यू गिनी के बारे में बता देते हैं कि पापुआ न्यू गिनी जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पापुआ न्यू गिनी जो है वो ओशनिया किसको बोलते हैं दोस्तों? ओशनिया महाद्वीप किसको बोलते हैं? जहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ओशनिया। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया में ही पड़ता है, जो कि आपका एशिया का ये क्षेत्र है, लेकिन सुमात्रा जो है वो बोर्नियो से छोटा है। और सी हो गया आपका ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पे कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप हो गया बोर्नियो, और ये विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा में पापुआ न्यू गिनी हो गया, पहला में हो गया आपका ग्रीनलैंड। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैप में आपको बता देते हैं कि आपका जो है बोर्नियो कैसा दिखता है और ये कहाँ पे स्थित है। आपको यहाँ पे दोस्तों देख रहा होगा कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आपका बोर्नियो है, और बोर्नियो जो है वो वहाँ पे 3 देश मिलके मतलब क्षेत्र उसका डिवाइड है। पहला हो गया इंडोनेशिया, दूसरा हो गया मलेशिया और तीसरा हो गया ब्रुनई। तो दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं कि ब्रुनई की जो राजधानी है वो क्या है? आपका बंदर सेरी बागवान। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखिए, बोर्नियो जो है वो एक द्वीप है और ब्रुनई क्या है? वो एक देश है, और ब्रुनई की जो राजधानी है वो क्या है? बंदर सेरी बागवान। मलेशिया ये जो है दोस्तों ये मलेशिया का पूर्वी भाग है, मलेशिया के पूर्वी भाग है। मलेशिया दो मतलब कि जो आपका साउथ चाइना सी है उसके बाईं और एक मलेशिया है, और एक आपका जो है दाहिनी और एक मलेशिया है। ये जो है आपका पश्चिमी मलेशिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? पश्चिमी मलेशिया है। चलिए दोस्तों आगे आपको मैप में यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो साउथ चाइना जो सी है, आप यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका साउथ चाइना सी, ये यहाँ पे आपका आता है। और ये जो आप देख रहे हैं हरा कलर का ये भी मलेशिया ही है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हरा कलर का ये भी आपका मलेशिया है। और ये जो पार्ट हो गया ये पूरा बोर्नियो है, बोर्नियो। और नीचे वाला पार्ट जो है आपको जो भूरा कलर का दिख रहा है ग्रे कलर में, ये आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक आता है आपको हम मैप में दिखा दूँ कि इंडोनेशिया ये जो आपका ये सुमात्रा द्वीप है, ये जो है क्या आपका सुमात्रा द्वीप है, ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ये भूरा कलर में नीचे जो दिख रहा है ये जावा द्वीप है। और आपको बता दूं दोस्तों कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता जो है वो जावा द्वीप में ही आपका पड़ता है। जो शहर है जकार्ता वो कहाँ पे है? जावा द्वीप में। और इधर जो है सेलिबस है दोस्तों, और ये हो गया आपका ये जो एरिया है ये भी आपका क्या हो गया? इंडोनेशिया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि आपका ये जो क्षेत्र है इसकी क्या विशेषताएं हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अभी बताया दोस्तों कि विश्व का कितना तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से ये जावा से उत्तर में और सुलावेसी से पश्चिम में। दोस्तों अभी बताए थे कि ये जो क्षेत्र है आपका ये बोर्नियो है, तो नीचे में आपका जावा है और यहाँ पे सुलावेसी है, और यहाँ पे जो क्षेत्र था वो सुमात्रा था, और इस जगह पे आपका क्या बोलते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका क्या था? मलेशिया का क्षेत्र था। और यहाँ पे भी आपका कुछ पार्ट्स जो था वो मलेशिया था, और ये पार्ट्स जो था इंडोनेशिया था। तो क्लियर हो गया दोस्तों किस किस जगह पे पड़ता है।
यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। ये दोस्तों आपको बता दूँ दिया हूँ। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित एक विशाल देश है। इंडोनेशिया के बारे में ये बताया था कि ओशनिया जो है उसके ऊपर में ये पड़ता है आपका, इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्र वहाँ पे पड़ते हैं। और बता दो कि इंडोनेशिया में कुल कितने द्वीप हैं दोस्तों। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप हैं। 17,508 द्वीपों वाले इस देश की जनसंख्या लगभग कितनी है दोस्तों, 40 करोड़। कितनी है दोस्तों जनसंख्या, 40 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश तो चाइना हो गया, ठीक है दोस्तों, लेकिन चौथा नंबर में आपका कौन आता है दोस्तों, ये आपका आता है इंडोनेशिया, जिसकी आबादी कितनी है दोस्तों, 40 करोड़ है। और इंडोनेशिया की राजधानी तो बता दी है दोस्तों कि जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप में पड़ता है। देश की ज़मीनी सीमा पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है, जो कि मैप में आपको बता दी है। जबकि अन्य पड़ोसी देश सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र शामिल है। दोस्तों यहाँ पे मैप को एक बार फिर से पुनः देखेंगे हम लोग कि ये जो क्षेत्र है ये आपका फिलीपींस हो गया, यहाँ पे हो गया ये आपका थाईलैंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे देखिए, और ये आपका इस साइड जो है यहाँ पे आपका पापुआ न्यू गिनी है दोस्तों। इस जगह जो है आपका पापुआ न्यू गिनी, और यहाँ पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, इस जगह पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका पापुआ न्यू गिनी है। फिलीपींस की राजधानी जो है दोस्तों वो है आपकी मनीला। याद रखिएगा दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में जो है वो राजधानी तथा मुद्राएं पूछी जाती है, तो याद रखिएगा फिलीपींस की राजधानी क्या है, वो है मनीला है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस किस देश के साथ अपना सीमा शेयर करता है। दोस्तों गोलन हाइट्स, ठीक है, बहुत ही चर्चा का विषय है। जिस तरह जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में चर्चा का विषय है, उसी तरह गोलन हाइट्स एक विवादित क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। तो गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस किस देश के साथ अपना सीमा शेयर करता है। ऑप्शन है आपके पास सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, सऊदी अरब। सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन नहीं, ये आपके पास पॉइंट है, आपको बताना है कि ये किस किस देश के साथ सीमा शेयर करता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है दोस्तों, देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है 1 2 3 4, यानी कि सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल, यानी ये चारों देश जो है वो गोलन हाइट्स के साथ क्या करता है, सीमा शेयर करता है। या फिर 1 3 4 5 सीरिया, लेबनान, इजराइल और सऊदी अरब, ये हो सकता है। या फिर 1 2 3 4, सॉरी दोस्तों दो ही क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका रिपीट हो गया है, और क्या बोलते हैं ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है ए और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका ये 1 2 3 4 और ऑप्शन सी यानी 1 2 3 4, यानी कि सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल और सऊदी अरब नहीं है। ये चारों देश जो है जिसके साथ गोलन हाइट्स क्या करती हैं, सीमा शेयर करती है। चलिए दोस्तों मैप में हम लोग देखते हैं कि गोलन हाइट्स जो है, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका IAS 2015 के, मतलब 2015 में जब UPSC की एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो भी मतलब करंट से रिलेटेड जो भी क्षेत्र होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनने लायक होता है आपका, वो ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग गोलन हाइट्स के बारे में जानते हैं। ये UPSC से 2015 के प्री में पूछा गया था दोस्तों। और गोलन हाइट्स यहाँ पे मैप में आप देख रहे हैं दोस्तों कि गोलन हाइट्स जो है वो कहाँ कहाँ पे पड़ता है। देखिए दोस्तों गोलन हाइट्स के पूर्वी भाग में सीरिया पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, दमिश्कस। इसको दमिश्क भी बोलते हैं या फिर दमिश्कस भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके देखिए उत्तर में जो है गोलन हाइट्स के उत्तर में लेबनान, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी जो है वो बेरूत है। दोस्तों इसको नोट डाउन करते जाइएगा, जितनी भी राजधानी मैं आपको देश की बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चर्चित मतलब चर्चा में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। इजराइल देखिए इसके जो है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है इजराइल, इसकी राजधानी जेरूशलेम है। और आपका जो है दक्षिण क्षेत्र में गोलन हाइट्स के दक्षिण क्षेत्र में जॉर्डन पड़ती है, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है दोस्तों, अम्मान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोलन हाइट्स के जो है इसके बगल में जो है सी ऑफ गलीली है। और ये जो दोस्तों ये जो क्षेत्र है आपका सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, ये जो है आपका एशिया महाद्वीप के
मिडल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व क्षेत्र बोलिए, या फिर इसको पश्चिमी क्षेत्र भी बोल सकते हैं दोस्तों आप। यानी कि आपका जो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से जो सटा हुआ देश है, और ये जो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, ये सब जो है आपका जो इस्लामिक कंट्री है, जैसे कि आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, फिर आपका सऊदी अरब हो गया, तो ये सब जो क्षेत्र हैं उसी क्षेत्र में ये आपका सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान आपका पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग गोलन हाइट्स के बारे में थोड़ा कुछ बातें जान लेते हैं कि क्यों ये चर्चा का विषय है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, गोलन हाइट्स जो है वो दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यह क्षेत्र इजराइल, लेबनान और जॉर्डन देशों से क्या करता है, लेबनान, जॉर्डन देशों से क्या करता है, सीमा से स्थित है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन हाइट्स पर इजरायली संप्रदाय को मान्यता दे दी है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया है कि गोलन हाइट्स पे किसकी संप्रभुता दी है, आपका इजराइल को ही बोला है कि ये जो क्षेत्र है वो इजराइल का ही क्षेत्र है। अमेरिका जो ऐसा करने वाला जो है वो अमेरिका पहला देश है जिन्होंने गोलन हाइट्स को इजराइल की संप्रभुता वाला क्षेत्र माना है। और चलिए गोलन हाइट्स का इतिहास थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो है सीरिया के मुताबिक गोलन हाइट्स 1860 वर्ग किलोमीटर है। गोलन हाइट्स का जो क्षेत्रफल कितना, 1860 किलोमीटर है, यानी कि 718 वर्ग मील का क्षेत्र है, जिसमें 1500 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों वो क्या है, इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया है। किसके द्वारा, इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इजराइल ने 1967 में, दोस्तों यहाँ पे देखिए, इजराइल जो है 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद, कितने दिन के युद्ध के बाद, 6 दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त इलाके में रहने वाले ज़्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना अपना घर छोड़कर चले आए थे। दोस्तों देखिए, ये जो मुद्दा है वो आपका जो कश्मीर यानी जहाँ हमारा जो भारत है वो कश्मीर से कहीं मिलता जुलता मुद्दा है। जिस प्रकार कश्मीर में जो है कश्मीरों पंडितों को जब क्या बोलते हैं द्वारा जो पीओके अभी बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, उसी प्रकार गोलन हाइट्स पे जो है 1967 में जो है वो सीरिया और इजराइल के युद्ध में, सीरिया के 6 दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पे कौन कब्जा कर लिया था, वो आपका इजराइल कब्जा कर लिया था। तो उस वक्त इलाके में रहने वाले ज़्यादातर सीरियाई अरब लोग जो थे अपना अपना घर छोड़कर चले गए थे। तो सीरिया ने फिर क्या किया, 1973 में मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स पर दोबारा हासिल करने के लिए एक कोशिश की और उस पर युद्ध किया। लेकिन 1973 में तो उन्होंने क्या किया, इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आपका इजराइल को क्या किया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इजराइल पे से नहीं जीत सका। और फिर क्या हुआ, 1974 में जो है आपका जाके क्या हुआ, फिर दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम लागू कर दिया गया। अब जो है गोलन हाइट्स जो है अभी क्या है, वो एक असैन्य क्षेत्र है। गोलन हाइट्स क्या है, अभी एक असैन्य क्षेत्र है जिसकी मॉनिटरिंग कौन करती है, UNDOF, यानी कि ये एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसकी मॉनिटरिंग यानी कि जिस पर कंट्रोल अभी कौन, उसको कंट्रोल करके कौन रखा है, UNDOF के द्वारा इसका मतलब मॉनिटरिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन जो है चीन का सीमावर्ती देश नहीं है। ऑप्शन ए आपके पास रूस, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी बुल्गारिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है बुल्गारिया। यानी दोस्तों इसकी सही जवाब क्या है, बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है वो यूरोप में पड़ती है, ये आपका एशिया में नहीं पड़ती है, और ना ही चीन के साथ इसका मतलब सीमा बनाती है चीन बुल्गारिया के साथ। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी में पूछा जा चुका है, 2013 के प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है जेपीएससी में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों जेपीएससी में, कि सीमा किसके साथ लगता है, ऊपर से नीचे कौन कौन से देश आते हैं, फिर आपका जाके ये कोई क्षेत्र दे देगा तो उसमें आपको पहचानना है कि वो किस प्रकार का क्षेत्र है। नदी आपको एक रेखा खींच दी जाएगी, मानचित्र पे आपको बताना है कि ये कौन कौन सी नदी है, किस दिशा में बहती है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इसमें और सारे आपको यूपीएससी और जेपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों आइए चलिए हम लोग मैप में देखते हैं कि आपका चीन जो है वो किन 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 देशों के साथ आपका सीमा शेयर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चीन जो है वो टोटल 14 देशों के साथ अपना सीमा शेयर करता है। तो उसमें से कौन कौन से देश हैं, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं।
तो चीन जो है वो आपका 14 देशों में से पहला देश हो गया आपका रसिया। रसिया के साथ सीमा शेयर करता है और इसकी राजधानी में मैं बताते जाऊंगा दोस्तों, आप उसको नोट डाउन करते रहिए, पेन और पेपर लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करते रहिए। तो दोस्तों पहला जो देश है वो आपका रशिया। रशिया की राजधानी क्या होगी दोस्तों? मॉस्को। उसके बाद देखिए दोस्तों, रसिया के नीचे कौन है? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी हो गया आपका उलान बटोर। और सीरियली ऐसे ही बताते जाऊंगा दोस्तों, और इससे क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से देश ऊपर में है और कौन से देश नीचे में है दोस्तों। और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में जो आपका यूपीएससी जेपीएससी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपका पूछे जाते हैं। तो कि किस प्रकार जो देश, आपको 4 देश का नाम दे देगा, आपको बताना है कि ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर या फिर आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कौन सा देश पहले उत्तर में पड़ेगा, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन। या फिर आपकी राजधानी दे दी जाएगी और उसमें भी आपको मतलब पूछा जाएगा कि ये राजधानी, ये जो शहर है वो ऊपर से नीचे की ओर उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में, ऊपर से नीचे की ओर इसको बताएं कि कौन कौन सा, इसको सजाएं क्रम में कि कौन कौन सा देश आपका पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, रसिया। रसिया की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। और उसके बाद नीचे में देखते हैं दोस्तों मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। उसके बाद हम लोग इसके मंगोलिया के बाएं ओर आते हैं दोस्तों तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों अस्ताना। लेकिन दोस्तों बता दो कि अस्ताना चेंज करके इसकी राजधानी क्या रख दी गई है दोस्तों? नूर सुल्तान। उसके नीचे देखते हैं हम लोग दोस्तों किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? दुशांबे। सॉरी दोस्तों, किर्गिस्तान की राजधानी जो है वो बिश्केक। और उसके नीचे हम लोग देखते हैं दोस्तों ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की जो राजधानी क्या है दोस्तों? वो है आपका, यहाँ पे देखिए, ये ताजिकिस्तान हो गया, ऊपर में किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है दोस्तों। आपके ताजिकिस्तान के जस्ट नीचे आपका हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी आपका काबुल हो गया। उसके जस्ट नीचे है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी जो होगी वो इस्लामाबाद। और फिर आप देख सकते हैं कि उसके बाद फिर हो गया आपका इंडिया। इंडिया की राजधानी हो गई आपकी नई दिल्ली। फिर हो गया आपका, देखिए, चीन के नीचे आपका फिर कौन है? नेपाल है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। फिर आपका देख सकते हैं यहाँ पे भूटान है। भूटान की राजधानी ये जो क्षेत्र है ये भूटान है। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू। अब भूटान से थोड़ा सा दाहिने की ओर आते हैं तो हम देखते हैं बर्मा, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी हो गया न्योब्दो। क्या है दोस्तों? बर्मा की राजधानी, यानी कि म्यांमार की राजधानी न्योब्दो। न्योब्दो से थोड़ा सा इधर आएंगे दोस्तों तो लाओस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये आपका ऐसे करके यहाँ पे पड़ा है। बता दें दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है लाओस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ग्रीन टाइप का दिख रहा है यहाँ पे। ये जो क्षेत्र है ये लाओस है और लाओस की राजधानी क्या है दोस्तों? वियंतिने। और लाओस के जस्ट दाहिने और आप देख रहे हैं भूरा कलर का, तो वो आपका क्या है दोस्तों? जो है ये ऐसे सांप टाइप का जो बना हुआ है यहाँ पे ये, तो ये दोस्तों ये जो है आपका क्या है? वियतनाम। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? हनोई। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपका नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? प्योंगयांग। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 14 देश हो गए हैं जो चाइना के साथ क्या करता है? सीमा अपना लगाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? बांग्लादेश को सोनार बांग्ला कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, यहाँ की नदियों में सोना पाया जाता है। यहाँ जूट तथा धान की फसल अधिक पैदा होती है। यहाँ के समुद्री तट में सुनहरी मोती पाई जाती है, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कि नदियों में सोना पाया जाता है इसलिए सोनार बांग्ला कहा जाता है, या फिर जूट तथा धान की फसल अधिक पैदा होती है, या फिर समुद्री तट जो है इसका जो है वहाँ पे आपको क्या सुनहरी मोती पाई जाती है इसलिए इसको सोनार बांग्ला कहा जाता है, या फिर ये तीनों चीज़ें पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ जूट तथा धान की फसल अधिक पैदा होती है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सोनार बांग्ला बोला जाता है। जूट जो है दोस्तों यहाँ का मतलब मुख्य पैदावार बोल सकते हैं कि मतलब इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो आपका क्या है? जूट पे मतलब निर्भर करती है कहीं हद तक। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है इरावती, यांगसी, मेकांग और ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों मैं बता दूं दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया कहने का मतलब ये हो गया कि आपको अगर बता दूं कि ये अगर इंडिया है, ये वाला क्षेत्र अगर इंडिया है दोस्तों, अगर ये क्षेत्र आपको बता दूं दोस्तों कि ये क्षेत्र अगर इंडिया है और यहाँ पे अगर चाइना है, तो इंडिया के जस्ट पूरा और चाइना के जस्ट नीचे वाला जो दक्षिण की ओर जो क्षेत्र आता है
आप ये जो क्षेत्र है जो है वो आपका दक्षिण पूर्व क्षेत्र है। इसमें आपके कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, इरावती, यांगसी, मेकांग और ब्रह्मपुत्रा। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, वो है मेकांग। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, वो है मेकांग है दोस्तों। चलिए अब इसको हम लोग मैप में देखते हैं। अभी आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पे आपका क्या है, इंडिया है। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पे आपका क्या है, इंडिया, और ऊपर में अगर देखा जाए तो ये क्या है, चाइना है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेकांग जो रिवर है, मेकांग जो है वो आपका जो है कहाँ पे आपका मतलब कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है। तो ये चाइना से निकलती है। चाइना जो है, चाइना देश से जो है वो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, मेकांग रिवर है। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका मेकांग रिवर है। तो ये आपका चाइना से आपका निकलती है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया के, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा, या फिर इसको डेन्यूब भी बोलते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्व एशिया के गंगा या फिर इसको डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो यूरोप में पाया जाता है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब। और भारत की सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, लंबी नदी क्या है, वो है गंगा। तो मेकांग को क्या बोला जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा या फिर डेन्यूब भी बोलते हैं। आप यहाँ पे ब्लू कलर का जो देख सकते हैं दोस्तों, वो आपका क्या है, आपका कोई बॉर्डर नहीं है दोस्तों, वो आपका क्या है, वो आपका मेकांग नदी है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कि मेकांग नदी जो है, हम लोग मैप में ही देखेंगे। मेकांग नदी जो है वो म्यांमार, जैसे बर्मा या फिर म्यांमार बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये आपका म्यांमार और लाओस, ये जो देश आप देख रहे हैं ये लाओस है, और ये हो गया आपका म्यांमार। इसके साथ क्या करता है, ये इसके साथ जो है वो आपका सीमा शेयर करता है। यानी कि ये जो है म्यांमार और लाओस के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन, मेकांग नदी। फिर मेकांग नदी जो है वो आपका थाईलैंड, देखिए दोस्तों ये जो पूरा एकदम जो है सीमा बनाते हुए क्या थाईलैंड और लाओस के साथ क्या कर रहा है, इसका सीमा बना रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऐसे ऐसे करके स्पाइरल होके जो आपको बना रहा है वो क्या है, ये इस साइड लाओस हो गया, इस साइड आपका थाईलैंड, दो देश हो गए। और तीसरा क्या है, कंबोडिया के साथ भी ये क्या करता है, सीमा बनाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हो गया, ये है कंबोडिया हो गया, और ये हो गया आपका लाओस हो गया। तो सॉरी दोस्तों, वो लाओस नहीं है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपका, ये कंबोडिया हो गया, और ये जो है लाओस वाला क्षेत्र हो गया, और इधर वियतनाम हो गया दोस्तों। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, वियतनाम है। तो दोस्तों मेकांग नदी जो है वो 3 देश के साथ क्या करता है, मतलब उसके सीमा को निर्धारित करता है। पहला क्या हो गया दोस्तों, आपका पहला हो गया म्यांमार और लाओस। कौन कौन, म्यांमार और लाओस हो गया। दूसरा हो गया थाईलैंड और लाओस, और तीसरा हो गया कंबोडिया और लाओस। कौन कौन हो गया, कौन कौन हो गया, बर्मा और लाओस, थाईलैंड और लाओस, और कंबोडिया और लाओस। फिर यह दोस्तों क्या करते हैं हम, ये जो है ये नदी फिर क्या कहते हैं कि ये आपका वियतनाम में, यहाँ कंबोडिया से फिर वियतनाम में प्रवेश करता है, और ये दक्षिण चीन सागर है। ये क्या है, दक्षिण चीन सागर है, और वहाँ पे जाके वो मुहाना बनाती है, यहाँ की दक्षिण चीन सागर में जाके मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों मेकांग नदी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसको जो दोस्तों क्या बोलते हैं, मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा तथा डेन्यूब भी बोलते हैं। मेकांग नदी जो चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, अभी बताएं मैप में आपको दिखाएं दोस्तों, वो म्यांमार लाओस, थाईलैंड लाओस और कंबोडिया लाओस के मध्य सीमा बनाती है दोस्तों। ऑप्शन में एक नदी के बारे में और जिक्र हुआ था दोस्तों, इरावदी नदी। इरावदी नदी जो है दोस्तों वो म्यांमार की जीवन रेखा बोला जाता है दोस्तों। और इरावदी नदी जो है वो मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। आप म्यांमार का जब आप मैप देखिएगा तो दक्षिण की ओर म्यांमार जो है वो जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, और समुद्र जो जहाँ पे इरावदी नदी गिरती है वो क्या है, मर्तबान की खाड़ी है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। और ये क्षेत्र जो है आपका थोड़ा जो है मेकांग नदी जो है वो थोड़ा क्या बोलते हैं, चर्चा का विषय है अभी हाल ही में। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, क्या करंट अफेयर्स इसमें मतलब आते हैं। तो हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार मेकांग नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण देश में सूखे की स्थिति आई है। मेकांग नदी पर जो बांध चीन के द्वारा बनाया गया, तो उससे क्या होता है कि दोस्तों मेकांग नदी जो है आपका म्यांमार
हो गया, और फिर लाओस हो गया, फिर आपका थाईलैंड हो गया, फिर वियतनाम हो गया। तो वो नदी जो है वो क्या होते हैं, चाइना से होते हुए वो इन सब देशों से होके क्या करती है, गुजरती है। लेकिन जब चाइना क्या किया, वहाँ पे बांध बना दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया कि उनका जो फ्लो है, जो पानी का फ्लो है वो रुक गया, जिसके कारण जो होता है इन सब क्षेत्रों में आपका क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रवाह जो है वो आपका क्या कहते हैं, प्रभावित हुआ, सूखे की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी। तो ये एक चर्चा का विषय है। तो दोस्तों आगे हम लोग और देखते हैं कि मेकांग नदी चीन द्वारा जो मेकांग नदी पर चीन द्वारा जो बांध बनाए गए हैं, जिसके कारण सूखे की स्थिति देखी गई है। और वर्ष 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांध बनाए गए, ठीक है, जिसके कारण प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्र में सूखे की स्थिति क्या हो गई है। जहाँ जहाँ पे ये बहती है, अनुप्रवाह क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ जहाँ नदियाँ जो है वो बहती है, तो उस क्षेत्र में क्या होगी, सूखे की स्थिति क्या होगी, उत्पन्न हो गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो अध्ययन ने इस पर नवीन सवाल खड़े क्या किए हैं कि क्या चीन में उत्पन्न होने वाली नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्र आदि पर बनाए गए बांध अनुप्रवाह क्षेत्र के देशों में मेकांग नदी की तरह प्रभावित करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है जिस प्रकार मेकांग नदी पे 6 तरह के बांध बनाए गए, जैसे अनुप्रवाह क्षेत्र यानी हो गया आपका म्यांमार, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक, ये क्या बोलते हैं आपका लाओस हो गया, फिर आपका क्या वियतनाम हो गया, जिस प्रकार उसके अनुप्रवाह क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी क्या करती है, वो चाइना से आती है और फिर इंडिया में आपका असम, अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में होते हुए वो फिर क्या करती है, जाके आपका बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो दोस्तों कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे भी ये क्या कर रहा है, चाइना बांध बना रहा है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि इंडिया में भी इसके अनुप्रवाह क्षेत्र जो अभी बताएं दोस्तों, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया जो आपका क्या बोलते हैं असम में है, और उसके जहाँ पे आपका अनुप्रवाह क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस जगह पे भी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए ये चर्चा का विषय है, क्योंकि चाइना इस पर क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे बांध बना रहा है। और जल विद्युत परियोजना के कारण ब्रह्मपुत्रा नदी में पानी की कमी होने से भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। बांधों के निर्माण के पश्चात चीन यदि मानसून समय अतिरिक्त पानी छोड़ने में ब्रह्मपुत्रा नदी के जल प्रवाह में आपका वृद्धि होने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी संभावना हो सकती है। दोस्तों देखिए, अगर जब पानी का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस टाइम क्या, अगर बाढ़ जो है आपका बांध जो है, जो बांध चाइना अगर बनाती है ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना लेती है और वहाँ पे अगर वो पानी छोड़ देता है, तो फिर जो क्षेत्र में वो बहती है वहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो क्या है इंडिया के लिए एक आपका क्या बोलते हैं चिंता का विषय है। और फिर देखिए, नदियों के आसपास जल संबंधी परियोजना के चलते चीन ने अपनी नदियों को काफ़ी प्रदूषित भी किया है, और इसके कारण चीन से भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के जल की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अब देखिए दोस्तों, असम के जो काजीरंगा, अभी बताएं दोस्तों आपको, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, या फिर पोबीतारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर निर्भर है, इसमें भी आपका क्या है, पानी की आपूर्ति को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय का विस्तार अराकान योमा किस देश में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है 1995 यूपीएससी 1995 में ये में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन को ध्यान में देखिए, और इसको मतलब उतना भी टफ नहीं है, बस आप उसको अराकान योमा के बारे में अगर आप जानते हैं, थोड़ा सा भी जानते हैं, तो वो आपको, और एशिया से रिलेटेड है दोस्तों। एक हिंट्स आपके लिए ये भी है कि ये जो है आपका एशिया से रिलेटेड, और हिमालय जो है किस किस देश में फैला हुआ है, तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हिमालय का विस्तार अराकान योमा किस देश में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, मैं ही बता देता हूँ। ये अगर इसका सही जवाब है म्यांमार। जिन लोगों ने म्यांमार आंसर दिया है तो वो उनका जो तैयारी जो है बहुत अच्छा है, वो आगे इसी तरह तैयारी करते रहें, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। और दोस्तों अराकान योमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। और सारे एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उसमें, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल हो गया जो कि आने वाला है। तो अराकान योमा जो है, जिसे अराकान पर्वत माला भी कहते हैं और रखाइन पर्वत माला भी कहते हैं। रखाइन पर्वत माला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये म्यांमार जो है उसके रखाइन क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए रखाइन पर्वत।
तो चलिए दोस्तों हम लोग अराकान योमा को मैप में देखेंगे। ये दोस्तों ये आपको जो आप सामने मैप दिखाई दे रहा है ये आपका म्यांमार का मैप है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अराकान योमा कहाँ पे है। तो दोस्तों अराकान योमा आपको जूम करके यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि अराकान योमा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्वतमाला है यहाँ पे ये इस तरह करके जो गई है ये अराकान योमा पर्वतमाला है। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हरा कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका क्या है भारत का जो और म्यांमार की सीमा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ पे मिज़ोरम आपका पड़ता है। ये आपका यहाँ पे जो है नागालैंड, फिर आपका जो मणिपुर एरिया है वो आपका इस क्षेत्र में आपका पड़ता है। और ये जो क्षेत्र है आपका क्या बोलते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये आपका क्या है आपका यहाँ पे इस जगह पे आपका त्रिपुरा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराकान योमा जो है अराकान योमा में कौन कौन से आपका मतलब और कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो है इसका जो मतलब संबंध रखती है। तो उसमें आपका हो गया चीन की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कौन सा है जो चीन पहाड़ी होगी, फिर मिजो हिल्स हो गया, फिर आपका हो गया नागा हिल्स हो गया, फिर पटकाई भूम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको एक जो अगर ध्यान होगा आपको तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे थे कि पटकाई रेंज के बारे में आपको बताए थे कि पटकाई रेंज और पंगसो पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पटकाई रेंज और पंगसो जो दर्रा है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। पंगसो कहाँ पे, यहाँ पे पंगसो दर्रा है। और ये जो क्षेत्र हो गया आपका दोस्तों ये हो गया आपका पटकाई रेंज हो गया। यहाँ पे नागा हिल्स हो गए, यहाँ पे चीन हिल्स हो गया, फिर आपके लुसाई की पहाड़ियाँ भी यहीं पे पाई जाती है दोस्तों। और फिर आपका अराकान योमा की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विक्टोरिया। अराकान योमा की सबसे ऊंची क्या है दोस्तों, माउंट विक्टोरिया है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है 3053 मीटर यानी कि 3053 मीटर है। और यही माउंटेन्स जो है आपका अराकान योमा जो है ये आपका ये माउंटेन्स ये आपका इधर जाके ये समुद्र में डूब जाती है। और फिर जाते जाते जब ये आपका जो अंडमान निकोबार वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, आपका जो समुद्र में ये जो क्षेत्र है आपका समुद्र में डूब जाती है। और ये अंडमान निकोबार वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये जो अंडमान निकोबार आपको दिखाई दे रहा है ये अराकान योमा का ही पार्ट्स है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अराकान योमा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो है अराकान योमा जो है वो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा को निर्धारित करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत और म्यांमार के साथ कौन सी पहाड़ी जो है वो सीमा निर्धारित करती है। तो वो क्या होगा दोस्तों, अराकान योमा, चीन हिल्स, आपका नागा हिल्स, पटकाई भूम, ये सब चीज़ जो है आपका ये जो पहाड़ी जो है ये सब आपके आंसर में रहेंगे। अगर आपके ऑप्शन में पटकाई है, आपका ऑप्शन में अगर नागा हिल्स है, चीन हिल्स है और आपका क्या बोलते हैं अराकान योमा है तो आप उसी को क्वेश्चन मतलब आंसर टिक कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अराकान योमा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट विक्टोरिया, जो कि आपका क्या है यहाँ पे है, जिसकी ऊंचाई 3053 यानी कि 3053 मीटर है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि ये जो है अराकान योमा जो है वो इसको रखाइन पर्वतमाला भी बोला जाता है। रखाइन पर्वतमाला क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये रखाइन क्षेत्र में आपका पड़ता है। ये जो क्षेत्र है आपका ये जो क्षेत्र है ये रखाइन क्षेत्र है। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये इरावदी नदी है, यहाँ से जो गया है ये आपका कहाँ क्या है, इरावदी नदी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको दिखा दूँ, ये जो नदी है ये क्या है, इरावदी नदी है। ये यहाँ पे देखिए इरावदी नदी है। ये जो है क्या कहते हैं, इस इरावदी नदी के पश्चिमी और रखाइन जो राज्य है उसके उसके जो तट पे आपका कौन है, अराकान योमा पर्वतमाला स्थित है। और दोस्तों जो इरावदी नदी है वो कहाँ पे जाके गिरती है दोस्तों, इरावदी नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इरावदी नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। और ये इरावदी नदी जाके मर्तबान की खाड़ी में आपका गिरती है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, आपको पहले भी बता चुके हैं कि इरावदी नदी का मुहाना कहाँ पे है, मर्तबान की खाड़ी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी क्या है तथा इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों पिछला बार मैंने आपसे अजरबैजान की राजधानी पूछी थी तथा इसकी मुद्रा पूछी थी। और इस बार थाईलैंड की राजधानी क्या है तथा इसकी मुद्रा क्या है ये बताना है आपको दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। आपको यहाँ पे जितने भी मतलब टॉपिक है उसके सारे PDF मिल जाएंगे। आपको अगर क्विज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स में जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली आपको झारखंड से रिलेटेड क्विज़ वगैरह कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको झारखंड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो रंजीत सर के द्वारा डेली आपको सुबह 5 AM में आपको यानी कि सुबह के 5 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे आप हमारे देख सकते हैं, जो कि बेहतरीन है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट के बारे में और ऑफलाइन टेस्ट के बारे में बीच में मैंने वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि आप जल्दी हम लोग हमारे जो टीम है स्टडी फॉर गोल्स के टीम जो मेंबर हैं वो आपके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन टेस्ट जो सचिवालय को मद्देनज़र रखते हुए आपका मतलब कराया जा रहा है, तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, यानी कि कोई भी आपको उसके लिए पे नहीं करना होगा। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको आपका जो आने वाले एग्ज़ाम्स सचिवालय जो है उसकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मतलब निभाएगी। और बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।